नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस बातचीत में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आप हैं डॉक्टर तलहा साद, आप विभागाध्यक्ष हैं एवं प्राध्यापक हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग, बुंदेलखंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। श्रोताओं, हम बता दें कि 24 मार्च को हम प्रतिवर्ष पूरी दुनिया भर में विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं। तो क्षय रोग यानी टीबी जिसे हम आमतौर पे जानते हैं, क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसका उपचार कैसे हो सकता है, क्या ये पूर्णतः इलाज करना संभव है। डॉक्टर साहब इन तमाम बिंदुओं के ऊपर बहुत विस्तार से आज बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे कि टीबी क्या है, कैसे इसके लक्षण को पहचाने ताकि आप ये डायग्नोज कर सकें, पहचान सकें कि आप टीबी के संभावित मरीज हैं। बुनियादी बातें ऐसी हैं कि टीबी की जो बीमारी हो रही होती है उसमें अगर उसके शुरुआती लक्षण को अगर देखें और उसको पहचानने की कोशिश करें तो समय रहते हुए उनका बेहतर इलाज किया जाना संभव हो सकेगा और इससे उनके ठीक होने की संभावना काफी बढ़ जा रही होती है। अगर टीबी के लक्षण को देखते हैं तो इसमें सबसे बुनियादी पहली चीज ये हो रही होती है कि टीबी शरीर के हर एक अंग को ग्रसित कर सकती है। ऐसी आम भावना मन में लोगों के है कि टीबी का मतलब होता है खांसी होना। टीबी का मतलब होता है कि अगर किसी को खांसी है तो ही उसको टीबी की बीमारी है, पर सच बात ये नहीं है। टीबी शरीर के हर एक अंग को हो सकती है। ऊपर से अगर आप देखें तो दिमाग की टीबी भी हो सकती है, आंख की भी टीबी हो सकती है, क्योंकि मैंने ऐसा महसूस किया कि जब आंख के डॉक्टर किसी मरीज को कह रहे होते हैं कि तुम्हें आंख की टीबी है तो उसको प्रायः काफी लंबा समय इस बात को विश्वास लेने में लग जा रहा होता है कि उसको आंख की टीबी है। तो सच बात यह है कि ये टीबी शरीर के हर एक अंग में हो सकता। दिमाग की टीबी हो सकती, आंख की टीबी हो सकती, हड्डी की टीबी हो सकती, दिल में टीबी हो सकती है, किडनी में टीबी हो सकती है, बच्चेदानी में टीबी हो जा सकती है और चर्म में भी टीबी हो जा सकती है। आप किसी भी अंग का नाम ले लीजिए और उसमें टीबी हो सकती है। पर टीबी को दो तरीके से देखा जा सकता है। टीबी जो फेफड़े के भीतर है और एक टीबी जो शरीर के किसी दूसरे अंग में है जबकि वो फेफड़े में नहीं है। अब खास बात यह है कि जो फेफड़े की टीबी हो रही होती है उस समय खांसी और बुखार आना और भूख कम लगना ये सभी काफी जरूरी उसके लक्षण हो सकते हैं। लेकिन जो टीबी फेफड़े से बाहर की टीबी है उसमें खांसी नहीं होगी। उसमें कुछ अन्य जहां जहां पर भी टीबी हुई है, जैसे आंखों की अगर टीबी हुई है तो उसको धुंधला दिखाई देना हो सकता है। अगर पेट की टीबी हो गई है तो उसकी लैट्रिन रुक जाने की संभावना हो जा सकती है। पेट में काफी ज्यादा बार बार दर्द उठने की समस्या हो जा सकती है। बच्चेदानी में अगर टीबी हो गई है तो बांझपन होने की समस्या हो जा सकती है। हड्डी में अगर टीबी हो गई है तो उसमें लगातार एक घाव ऐसा बन सकता है जिससे कि उससे मवाद रिश्ता रहे। तो ये अलग अलग समस्याएं, अलग अलग उनकी जहां पर परेशानी है उसके अनुसार ये चीजें देखने को मिल सकती है। जो फेफड़े की टीबी या फेफड़े से बाहर की जो टीबी है इसको अगर आप देखते हैं तो इसमें एक बुरी बात और एक अच्छी बात जुड़ी हुई है। अब फेफड़े की टीबी के साथ अच्छी बात जो जुड़ी हुई है वो ये है कि फेफड़े की जो टीबी की दवाई है वो 6 महीने का कोर्स अगर जो सरकारी अस्पताल से डॉट्स की दवाइयां मिल रही होती हैं उससे वो पूरी तरह से ठीक हो जा रहा होता है। और ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि फेफड़े में बहुत ज्यादा खून का बहाव हो रहा होता है। बुरी बात यह हो रही होती है कि फेफड़े में अगर टीबी है तो खांसी के द्वारा उसकी बीमारी दूसरे लोगों को बहुत आसानी से संक्रमित हो जा रही होती है। लेकिन जो फेफड़े से बाहर की टीबी हो रही होती है वहां बहुत सारी जगहों पे, जैसे आंख की टीबी में, दिमाग की टीबी में, पेट की टीबी में खून का बहाव अत्यधिक नहीं होने की वजह से जो दवाइयों का सेवन वो कर रहे होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में वहां पर नहीं पहुंच रहा होता है और इसी वजह से कई बार हमें उनका कोर्स 6 महीने से बढ़ाकर के 9 महीना या 12 महीना करना पड़ रहा होता है। अब उसमें जो अच्छी बात यह है कि कोई सीधा उनका वातावरण से संपर्क नहीं हो रहा होता है। सो फेफड़े की टीबी
दूसरे लोगों को संक्रमित हो सकती है, लेकिन फेफड़े से बाहर की टीबी दूसरे लोगों को संक्रमित नहीं हो सकती है। ये एक प्रकार से बुनियादी दोनों के बीच में अलग अलग चीजें हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, क्योंकि आमतौर पर जो आम नागरिक के अंदर जो धारणा होती है कि फेफड़े से संबंधित ही टीबी की समस्या होती है, फेफड़े के बाहर नहीं होती है, जबकि आपने बहुत स्पष्ट तरीके से ये बातें यहाँ पर रेखांकित की कि फेफड़े की टीबी जो होती है वो संक्रामक होती है, ड्रॉपलेट्स के माध्यम से दूसरों तक पहुंचती है और दूसरों को भी संक्रमित कर सकती है, जबकि जो दूसरे अंगों की बीमारी होती है टीबी की, वो संक्रमित नहीं करती है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम फेफड़े की टीबी के ऊपर ही खासकर बात करना चाहेंगे और आगे हम ये जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि 6 महीने का कोर्स लेकर के डॉट्स, जो कि सरकारी अस्पतालों में इलाज होता है, मुफ्त में इलाज होता है, आप सही हो सकते हैं। आप पूरा जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है, क्या प्रोटोकॉल, क्या जो वो नियमावली है जिसका एक डॉक्टर पालन करता है और इसका इलाज कितना मुमकिन है? अगर हमें ऐसा लग रहा होता है कि इसको फेफड़े की टीबी है, मतलब कि अगर उसे खांसी चल रही होती है, तो हम उसके और जो लक्षण हो सकते हैं कि क्या उसे बार बार बुखार आने की परेशानी बनी हुई है, क्या उसे भूख नहीं लगने की परेशानी चल रही है, क्या शरीर में अत्यधिक थकावट सी बार बार शिकायत कर रहा है। अगर उसकी खांसी में खखार एवं बलगम अगर आ रहा है तो हम उसके बलगम की जांच करा रहे होते हैं। ये बलगम की जांच आपके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी उपलब्ध है और यहां पर आप अगर जांच कराएंगे तो उस जांच का 2 अलग अलग प्रारूप हो रहा होता है। एक जांच जो हो रही होती है, उस जांच से आपको ये पता चल सकता है कि ये फेफड़े की टीबी है या नहीं है, और अगर आप मेडिकल कॉलेज में उसकी जांच कराएंगे तो उससे आपको ये बात भी पता चल सकती है कि ये फेफड़े की टीबी है अथवा नहीं। और दूसरी चीज कि ये जो टीबी आपको अगर है तो ये टीबी MDR टीबी है अथवा ये सामान्य टीबी है। तो CB नाट की जांच मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है अपने यहां, जिससे कि इन दोनों बातों का एक ही बार में पता लगाया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपने बीच में एक शब्द का इस्तेमाल किया, MDR टीबी। टीबी की जो बीमारी है कई बार जटिल हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो कैसे एक सामान्य टीबी की बीमारी MDR टीबी की बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है? जो जांचें हैं वो खखार की जांच एक बात हो रही होती है और दूसरी चीज है एक्सरे की जांच। तो 2 बुनियादी जांचें हैं जो कि टीबी से संबंधित हैं, एक खखार की जांच और दूसरी छाती का एक्सरे की जांच। जो खखार की जांच है वो प्रायः हम 2 खखार के सैंपल लेने के लिए कह रहे होते हैं। अच्छा ये हो रहा होता है कि सुबह के समय जो खाली पेट का सैंपल है और खखार ब्रश करने से पहले आपको डिबिया जो मिल रही होती है उसमें बिना कुछ खाए हुए खाली पेट खखार निकालने की कोशिश करें और उसमें खखार इकट्ठा करें। और दूसरा खखार का सैंपल जब आप मेडिकल कॉलेज या अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं वहां पर सामने में जमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 2 खखार की जांच आप जमा कर रहे होते हैं और दूसरा छाती का एक्सरे, जिससे कि आपकी इस बीमारी के बारे में पता लगाया जा सकता है। छाती के एक्सरे में एक बुराई वाली बात यह होती है कि जब किसी भी समय आपने पहले भी दवाई खाई होगी या दवाई सही से नहीं खाई होगी तो एक्सरे में दाग छूट जा रहे होते हैं। उन दाग को देख करके दोबारा टीबी की दवाई खाना बहुत अक्लमंदी की बात नहीं है। जब तक कि खखार की जांच में पॉजिटिव ना आ जाए तब तक टीबी की दवाई खाना बहुत सही नहीं है। ये बहुत जरूरी सी बात है। अब जो टीबी की दवाई हो रही होती है वो सरकारी अस्पतालों में और आपके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में डॉट्स के अंतर्गत मिल रही होती है। ये दवाइयां जो है वजन के अनुसार मिल रही होती हैं, जैसे कि किसी का वजन 35 किलो से कम है या 35 से लेकर के 49 किलो का वजन है या 49 से लेकर के 64 किलो का वजन है या 65 किलो से ज्यादा है, तो अलग अलग वजन की श्रेणी के अनुसार अलग अलग टैबलेट की संख्या निर्धारित की गई है। जैसे कि अगर समझ लें कि 35 से लेकर के 49 किलो के वजन के लिए 3 गोलियां खाने की जरूरत है, तो ये बेहद जरूरी है कि 3 गोलियों का ही सेवन करें। ऐसा अधिकांश समय देखने को मिल रहा होता है कि मरीज 3 गोलियों को देख करके ये मन में भावना ले लेते हैं
कि ये दवाइयां गर्म कर जाएंगी, क्योंकि उनको लगता है कि 3 की संख्या ज्यादा है। इसी तरह से अगर किसी का वजन 50 किलो से ज्यादा है और 65 किलो से कम है तो उसे हम 4 गोलियों का सेवन करने के लिए कह रहे होते हैं। ये 4 की संख्या से दवाई गर्म नहीं करेगी, ये बात जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये वजन के अनुसार टैबलेट दिए जा रहे हैं। इनको 2 टैबलेट में भी बनाया जा सकता है, पर खास बात यह है कि ये 2 टैबलेट बनाने की अलग अलग प्रक्रिया अलग अलग वजन के अनुसार कठिन है, जटिल है। इसीलिए जो डॉट्स की दवाई जो सरकारी अस्पतालों में मिल रही है वो अलग अलग वजन के लिए अलग अलग टैबलेट की संख्या निर्धारित कर दी गई है, और जितनी संख्या आपको डॉक्टर साहब और आशा कार्यकर्ता ने बताया है आप जरूर से जरूर उतनी ही संख्या की गोलियां खाएं। अगर आप उतनी संख्या की गोलियां नहीं खा रहे हैं, और मैंने ऐसा कई बार देखा है कि 4 गोलियां अगर मैंने खाने के लिए कहा है या 3 गोलियां खाने के लिए कहा है, वो 2 गोली कर दे रहे होते हैं कि ठीक है चलो खा तो रहे हैं पर गोलियों की संख्या कम कर दे रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके टीबी के कीटाणु उन दवाइयों को ठीक नहीं होंगे, और साथ ही साथ समय के आगे बढ़ने पे वो दवाइयों से रेजिस्टेंट हो जाएंगे। एक ऐसी स्थिति बन जाएगी जब सामान्य टीबी आपको थी लेकिन आपने सही दवाइयों का डोज नहीं लिया, या आपने दवाइयों का कोर्स पूरी तरह से कंप्लीट 6 महीना, अगर फेफड़े की टीबी या फेफड़े से बाहर की टीबी अगर 9 महीने या 12 महीने की, जैसा कि आपके डॉक्टर साहब ने आपसे बताया है, आपने कंप्लीट नहीं किया, तो आपके टीबी के कीटाणु उस दवाई को जो सामान्य टीबी की दवाई थी उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाएंगे। इसी स्थिति को MDR टीबी अथवा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी अथवा संकीर्ण टीबी कह रहे होते हैं। ये संकीर्ण टीबी की स्थिति भयावह होती है, ये काफी जटिल भी होता है इसका इलाज, और इसका इलाज लंबा भी हो रहा होता है। इसी वजह से जो सामान्य टीबी है, जो 6 महीने का कोर्स है, उसको पूरा और सही तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करें। जी, पूरा और सही 2 महत्वपूर्ण शब्द हैं, क्योंकि यदि आप डॉक्टर के बताए अनुसार जो गोलियां आपको आपके वजन के हिसाब से दी गई हैं उसका सेवन नहीं करते हैं तो वो टीबी आगे चल के बिगड़ा हुआ टीबी का रूप धारण कर लेता है, और उसका इलाज भी लंबा होता है, मुश्किल होता है, और मरीज को भी जो है तकलीफ झेलनी पड़ती है, MDR टीबी बन जाता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक और बात आपसे हम जानना चाहेंगे कि परिवारजनों को भी इलाज में शामिल किया जा रहा है, तो क्या परिवारजनों का इलाज होना भी जरूरी है, और ये क्या पूरी प्रक्रिया है, इसके बारे में बताइए। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। एक टीबी की बीमारी होना और एक टीबी का इन्फेक्शन होना। सरल शब्दों में समझाने के लिए आपको बता सकता हूं कि शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता उस कीटाणु को जो शरीर के अंदर आ चुका है उसको काबू में ला करके रखता है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से जब शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसे शुगर की बीमारी हो गई है या किसी और दूसरे कारण की वजह से शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता कम स्तर का हो जा रहा होता है, तब वो कीटाणु जो कि इम्यूनिटी की सलाखें हैं, जो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता की सलाखें हैं, उनको तोड़ करके बाहर निकल आता है और तेजी से टीबी का कीटाणु मल्टीप्लाई कर रहा होता है, बढ़ रहा होता है, और जब उसकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ रही होती है तो वो शरीर के जिस अंग में भी पहुंचता है वहां पर दिक्कत पैदा करने लग जाता है। ये स्थिति को हम टीबी की बीमारी बोल रहे होते हैं। अब टीबी की बीमारी के लिए जैसा कि मैंने बताया कि डॉट्स की दवाई 6 महीने का कोर्स पूरा कंप्लीट करने की जरूरत हो रही होती है। अब जो टीबी के बीमार जो व्यक्ति हो रहे होते हैं, अगर उनकी संख्या देखते हैं तो वो लगभग 40 लाख की आबादी है। ये पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में 40 लाख लोग जो है टीबी की बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन टीबी का इन्फेक्शन लगभग 40 करोड़ लोगों को है, और टीबी की जो इन्फेक्शन के लोग हैं उन्हीं से निकल करके ये टीबी के बीमार के लोग बन रहे होते हैं। 1 नंबर बात। और 2 नंबर बात ये जो देखने की जरूरत हो रही होती है कि जो टीबी के बीमार हैं उनमें से हर 1 मिनट में 3 व्यक्ति मर जा रहे होते हैं। तो
तेजी से मरने के लोगों की संभावना बढ़ रही होती है जिनको भी टीबी की बीमारी होती है, अगर उन्होंने सही और पूरा इलाज नहीं लिया और समय रहते हुए उन्होंने परामर्श नहीं लिया। और टीबी का जो इन्फेक्शन है वो टीबी के इन्फेक्शन ही के ग्रसित व्यक्ति जो है वो टीबी के बीमार बन रहे होते हैं। अब खास बात यह है कि जिन व्यक्तियों को पहली बार में ये पा लिया गया, सीबी नाट की जांच या जो मैं खखार की जांच की बात कर रहा था या एक्सरे की जांच की बात कर रहा था, जिनसे कि परिवार के एक जन को आपने पा लिया कि इसको टीबी की बीमारी है, तो परिवार के और दूसरे जन अथवा उस व्यक्ति के साथ जो भी लोग उठते बैठते थे, आसपास के लोग भी, उन सभी लोगों की ये जांच करवाने की आवश्यकता बिल्कुल जरूरी है कि उनमें भी टीबी का इन्फेक्शन, वो टीबी का कीटाणु प्रवेश तो नहीं कर गया है। और इसकी जांच का नाम CYTB की जांच है। ये मेडिकल कॉलेज में अपने यहां मुफ्त में उपलब्ध है। इस जांच से पता लगाया जा सकता है कि जिस व्यक्ति को टीबी का ग्रसित पाया गया है उसके आसपास और परिवार के दूसरे जन, जिनमें से भी किसी को टीबी का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। अगर टीबी का इन्फेक्शन उनमें CYTB की जांच से पाया जाता है तो उनको 12 हफ्ते की दवाइयां मिलती हैं और वो हफ्ते में सिर्फ एक बार उनको गोलियां खानी होती है। मतलब 12 हफ्ते में सिर्फ 12 दिन गोलियां खाने की जरूरत है और इससे वो टीबी के इन्फेक्शन से अगले 15 से 18 साल तक के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हो सकते हैं। बहुत विस्तार से आपने बताया कि जांच क्या है और टीबी का इन्फेक्शन एक अलग चीज है और टीबी की बीमारी एक अलग चीज है। और जरूरी है कि जिस व्यक्ति में टीबी के लक्षण है या बीमार व्यक्ति है टीबी का, उसके परिवार के लोगों की भी जांच कराई जाए ताकि ये जाना जा सके कि उसके अंदर इन्फेक्शन, संक्रमण है या नहीं है। और बहुत छोटा सा इलाज होता है, उसे कर करके वो आसानी से उसके जाल से बाहर आ सकता है। डॉक्टर साहब, हम चर्चा के आखिरी दौर में हैं और चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि टीबी की बीमारी ना फैले, बहुगुणित ना हो, ज्यादा लोग इसके चपेट में ना आए और ईमानदारी से दवाई खा करके स्वस्थ हो जाएं। जब मेडिकल कॉलेज और दूसरे सरकारी चिकित्सालयों में दवाइयां मुफ्त में मिल रही है, कोर्स फ्री है, तो क्यों ना इससे जुड़ करके इसका लाभ लें? क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे जो परेशानी को मैंने महसूस किया है इतने लंबे समय में इलाज करते हुए, कि जिन लोगों को भी खांसी की परेशानी होती है या उनका वजन घट रहा होता है या जिन लोगों को हल्का बुखार सा बना रहा करता है, वो आमतौर से अपने नजदीक में ही झोला छाप डॉक्टर को ही दिखा रहे होते हैं और वो इतनी गंभीर स्थिति जब बहुत हो रही होती है तभी वो मेडिकल कॉलेज आ रहे होते हैं। इसके विपरीत अगर वो शुरुआती स्टेज में ही अगर 2 हफ्ते से ज्यादा की अगर खांसी हो और अगर उनका वजन घट रहा हो, उनको भूख सही से लग नहीं रही हो या उनको हल्का बुखार बना हुआ हो, तो वो जरूर से जरूर शुरुआती स्टेज में ही मेडिकल कॉलेज में 12 नंबर ओपीडी आकर के जरूर से दिखाएं। इससे उनको शुरुआती स्टेज में ही उनकी बीमारी का पता लगाया जा सकेगा और उनको मुफ्त में ये सारी दवाइयां उपलब्ध कराई जा सकती हैं। अब जब इलाज चल रहा होता है तो आमतौर से मरीज के मन में ये भावना आ जाती है 1 महीना, 20 दिन, 2 महीने की दवाई खाने के बाद कि अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और इसी वजह से उनके खुद के अच्छे लगने की वजह से वो कई बार दवाइयां छोड़ दे रहे होते हैं। सच बात ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये आप समझ लीजिए कि अगर आपने 10वीं कक्षा में नाम लिखाया और आपने 2 महीने में ही 10वीं की पूरी किताब खत्म कर दी तो 10वीं की सर्टिफिकेट 2 महीने में नहीं मिलेगी। 10वीं की सर्टिफिकेट आपको पूरे कोर्स कंप्लीट होने के पश्चात ही मिलेगी। इसी प्रकार ये 6 महीने की जब तक कि आप डॉट्स की दवाई कंप्लीट नहीं खा रहे हैं, आप इस बीमारी से पूर्णतः सुरक्षित नहीं हो रहे हैं। सो पूरा कोर्स और सही इलाज कंप्लीट करें, तभी आप इस बीमारी से पूरी तरह से सुरक्षित हो पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा बताया कि दवाइयां शुरू में आपके ऊपर असर करना शुरू कर देती हैं तो आपको अंदर से अच्छा महसूस होता है, आपको लगने लगता है कि आप स्वस्थ हो रहे हैं, और इसी मुकालते में आकर के आप दवाइयों को बंद कर देते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। दवा का पूरा कोर्स करना जरूरी है, तब जाके आप पूर्णतया इस बीमारी से मुक्त हो पाएंगे। और जो बात आपने कही, पूरा इलाज और सही इलाज, तभी आप टीबी से मुक्ति पा सकते हैं। बहुत अच्छा संदेश है आपका डॉक्टर तलहा साहब।
विभागाध्यक्ष एवं प्राध्यापक टीबी एवं चेस्ट विभाग बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से आप हमारे बीच आए और आपने हमारे श्रोताओं को टीबी जैसी जटिल बीमारी के बारे में बहुत ही साधारण शब्दों में बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।